हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के कोर्स का जो आपका दीक्षा ऐप पर प्रोवाइड किया गया है, तो विज्ञान विषय का तीसरा और चौथा असाइनमेंट पूरा करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 और 2 हम इससे पहले की वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो असाइनमेंट कंप्लीट कराने का है, यानी थर्ड और फोर्थ असाइनमेंट को हम एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो पहले करेंगे तीसरा असाइनमेंट, उसका टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें पहला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया है, अपने गांव या शहर में प्रयोग आने वाले अनवीकरण संसाधनों एवं नवीकरण संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्रित करिए। साथ ही इसका आंसर लिखेंगे, हमारे शहर या गांव में प्रयोग होने वाले नवीनीकरण संसाधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। और अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलीय ऊर्जा आदि। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर पूरा कर लिया। इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल ही देने थे आपको अनवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधनों के, ठीक है, जो भी आपके शहर या गांव में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, अपने चारों ओर पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। ठीक है, जैविक घटक की सूची आपको यहाँ पर बनानी है जो आपके आसपास पाए जाते हैं। तो पहला है उत्पादक। उत्पादक के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जैसे हरे पौधे हो गए, ठीक है। फिर आता है उपभोक्ता, यानी जो उत्पादक वस्तुओं का उपभोग करता है, ग्रहण करता है, जैसे जीव जंतु। और तीसरे नंबर पर क्या आते हैं? अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो जीवित वस्तुओं को मृत वस्तुओं में बदलते हैं, ठीक है, यानी जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या काम होता है अपघटक का? तो इनका काम होता है कि जैसे कोई पेड़ पौधा टूटकर गिर जाता है तो उसको ये मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के बारे में विस्तार से बताइए। प्रदूषण कम करने व पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए सरकार द्वारा कदम, जैसे स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियां तथा कानून, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा 1977, यानी ये जल प्रदूषण निवारण के लिए ये कानून बनाया गया है भारतीय सरकार द्वारा। और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जो 1981 में बनाया गया। उसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जोड़ा गया 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जोड़ा गया भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अभी कुछ और भी प्रदूषण होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, उसके नियंत्रण का कानून बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, वन अधिकार नियम 2006। तो ये सभी कुछ कदम हैं जो भारतीय सरकार के द्वारा उठाए गए पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए और प्रदूषण से उसको बचाने के लिए। अगला प्रश्न है चौथा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण CFC गैस का उत्सर्जन रोकना होगा, ठीक है। यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग की कमी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मुख्य रूप से क्या करना होगा? जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसको रोकना होगा और प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने होंगे। जंगलों का संरक्षण करने पर बल देना होगा कि अधिक से अधिक पेड़ होंगे तो क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। पेड़ अधिक होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ज्यादा बदलेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है
5वां, जिसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना चाहिए। ठीक, क्लस्टर बनाना चाहिए ताकि वो शहरी भीड़ भाड़ से काफी दूर हो। और वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण, धुएं रहित चूल्हे व सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल करना चाहिए। और कैसे रोक सकते हैं वायु प्रदूषण को? तो यही सब कारण थे। इस तरीके से अगर हम ये सभी बातें अपनाते हैं तो हम लगाम लगा सकते हैं वायु प्रदूषण पर। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है अपने आसपास हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण व उनके कारक और स्रोत लिखिए। प्रदूषण के प्रकार बताते हैं पहले कौन कौन सा होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? घरेलू धुआं, औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है? लाउड स्पीकर, वाहनों से निकलने वाली आवाज। और जल प्रदूषण के क्या स्रोत होते हैं? नालियों में वैशिले पदार्थ बहाने से। ठीक है, और जितना भी कूड़ा कचरा होता है यदि उसे जल में प्रवाहित करे तो जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है वृक्षों का पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में क्या भूमिका होती है, कि यदि हम पेड़ पौधे ज्यादा लगाए तो उससे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है प्रदूषण को। पेड़ पौधे वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को न सिर्फ रोकने में ही सहायक होते हैं बल्कि इसके पत्ते प्रदूषण को अवशोषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो घरों में गमलों में रहकर भी वातावरण के प्रदूषण को अपने अंदर अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अपने गांव मोहल्ले में, ये आपका अगला प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो सकता है वृक्षों के सहायता से, वो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है अपने गांव और मोहल्ले में वायु प्रदूषण से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं का एक सर्वे कीजिए। ठीक है, तो चलिए सर्वे करके बताते हैं कि हमने सर्वे के द्वारा यह ज्ञात किया है कि हमारे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण पिछले 30 सालों में स्वास्थ्य पर कई घातक प्रभाव पाए गए हैं। इनमें सांस लेने की बीमारी जैसे अस्थमा और फेफड़ों की समस्याएं, गर्भावस्था में बुरे परिणाम जैसे समय पूर्व प्रसव और यहाँ तक कि मृत्यु जैसे परिणाम भी शामिल है। तो ये देख लिया क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के। बहुत अच्छा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 4th असाइनमेंट देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। 4th असाइनमेंट का पहला प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। यानी श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं मनुष्य के, वो आपको बताना है। तो हम एक पिक्चर बनाएंगे और उसके थ्रू आपको बताएंगे। इस तरह से आपको एक पोस्टर बना लेना है किसी प्लेन पेपर पर। ठीक है, प्लेन पेपर पर आप बनाएंगे और जैसे यहाँ पर आप उन अंगों को दर्शाएंगे जो श्वसन या सांस लेने में मदद करते हैं, जैसे नासा मार्ग, मुख गुहा, ठीक है, कंठ छंद, ग्रसनी, और क्या होता है, फेफड़े भी होते हैं। ठीक है, फेफड़े, श्वास नली होना चाहिए था यहाँ पर, श्वास नलिकाएं, ये रहा इधर, और हृदय, फुफ्फुस ध्वनि और फुफ्फुस शिरा। तो एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, मैं इसको एक बार और आपको दिखा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 4th असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कोई 3 तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से तंत्रों के नाम लिखिए? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र। ये 3 तंत्रों के नाम हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है अपने घर के सभी सदस्यों की कलाई पकड़कर उनकी प्रति मिनट नाड़ी की गतियों की एक सूची बनाइए। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है डाटा, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन में पूछा गया है क्या होगा यदि मछली के पुच्छ पंख को काट दिया जाए।
तो मछली अपनी दिशा नहीं बदल सकती, ठीक है, उसकी वजह से वो अपनी दिशा बदलती है। और अगर उसी को काट दिया जाए तो वह अपनी दिशा नहीं बदल सकती, वह सीधी रेखा में ही चलती जाएगी, इधर उधर नहीं हो सकेगी। 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है इन जीवों के प्रचलन अंगों के नाम बताइए, ठीक है, प्रचलन अंग के नाम यानी जिनसे वो चलते हैं। मेंढक, कुत्ता, मनुष्य ये सभी पैर से चलते हैं। मछली पंख के द्वारा, कबूतर पैर और पंख दोनों, तोता पैर और पंख दोनों से। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 6ठा प्रश्न जिसमें क्या पूछा गया है आपसे, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। मनुष्य के पाचन अंगों के नाम लिखिए, जैसे आहार नाल, ठीक है, साथ साथ लिखते हुए चलिए। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, मलाशय और मलद्वार। अगला प्रश्न है मनुष्य के कर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है मनुष्य के कर्ण को, बाहरी, मध्य एवं अंत, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटी आंत, मुख गुहा, ये सभी नाम दिए गए हैं और इनको सही क्रम में बताना है कि सबसे पहले क्या आता है, मुख आता है, मुख के बाद मुख ग्रह आता है, फिर ग्रास नली आता है, पेट, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, अमाशय और गुदा। इस तरीके से ये सभी अंग इस तरीके से अरेंज होंगे। तो इसी के साथ आपका चौथा असाइनमेंट समाप्त होता है। आपका तीसरा और चौथा दोनों असाइनमेंट साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।